हेलो, मैं रिशिता हूँ और आज हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण या फिर शोण અને प्राणियानो संरक्षण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डिफॉरेस्टेशन यानी वनोन्मूलन क्या होता है। पेड़ों की बड़ी संख्या पे काटे जाने और जंगलों के नष्ट होने की प्रक्रिया को वनोन्मूलन कहते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। उनमें से एक कारण है अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण। इसके अंतर्गत जब लोग शहर बनाने हेतु ऊंची ऊंची इमारतें घरों और इंडस्ट्रियों के लिए खड़ी करते हैं तो उनके लिए जगह और लकड़ी इकट्ठा करने के लिए वनों और जंगलों को साफ करना पड़ता है। आबादी में बढ़ोतरी यानी पॉपुलेशन में इंक्रीज भी वनोन्मूलन का कारण होती है। जब आबादी बढ़ती है तो कृषि यानी फार्मिंग एक्टिविटीज के लिए और मैदान की जरूरत पड़ती है ताकि ज्यादा मात्रा में खाना उगाया जा सके। उसके साथ ही आबादी को फर्नीचर और ईंधन के लिए भी लकड़ी की जरूरत पड़ती है और अन्य कारणों से भी उन्हें जंगल को काटना पड़ता है। इसके अलावा जब पशु यानी कैटल मैदानों में चरने जाते हैं और उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो कई बार यह स्थिति ओवरग्रेजिंग यानी अत्यधिक चराई में भी बदल जाती है। इस अवस्था में वे वनस्पतियों को जड़ों से खा जाते हैं और उन्हें उगने का समय नहीं देते। ऐसा करने से सॉइल इरोजन यानी मृदा अपरदन भी होता है। यह सब तो मानव द्वारा खड़ी की गई चुनौतियां हैं, परंतु प्राकृतिक रूप से भी कुछ ऐसे कारण हैं जैसे जंगलों में आग लगना या फिर सूखा पड़ जाना जिनके कारण वनोन्मूलन होता है। वनोन्मूलन की वजह से कई समस्याएं खड़ी होती हैं, जैसे कि इसके कारण वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है जो कि जीवन के लिए हानिकारक है। पृथ्वी के तापमान में भी इसी के कारण लगातार बढ़ाव आ रहा है जिसे ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। वनोन्मूलन से प्रदूषण भी बढ़ता है। इसका कारण यह है कि पेड़ प्रदूषण को सोखते हैं, पर पेड़ों के न होने पे यह प्रदूषण वातावरण में ही पड़ा रह जाता है। ग्राउंड वाटर यानी भूजल या भूगर्भ जल का स्तर भी गिरने लगा है। इसका कारण भी वनोन्मूलन ही है। इसके अन्य परिणाम सॉइल इरोजन यानी मृदा अपरदन या माटीनु धोवान तथा मौसम में फेरबदल भी हैं। अब हम पता करते हैं कि सॉइल इरोजन यानी मृदा अपरदन क्या होता है। मिट्टी में कई स्तर होते हैं। स्तर यानी लेयर। जो सबसे ऊपरी स्तर होता है, मिट्टी के ज्यादातर पोषक तत्व उसी में होते हैं। अगर मिट्टी पे वृक्ष होते हैं तो उनकी जड़ें मिट्टी को कस के पकड़े रहती हैं, परंतु अगर यह हट जाते हैं तो मिट्टी ढीली हो जाती है और इसकी ऊपरी पोषक परत पानी तथा हवा के बहाव के साथ बह जाती है। ऐसा होने पर मिट्टी अपनी उपजाऊ क्षमता खो देती है और बंजर या अनफर्टाइल बन जाती है। वनोन्मूलन का एक अन्य परिणाम है मौसम में बदलाव, जो कि आजकल काफी स्पष्ट होता जा रहा है। कहीं पर सूखा पड़ रहा है तो कहीं बारिश अत्यावश्यक रूप से हो रही है। इसके साथ ही आंधी तूफान भी अपने समय के विपरीत रूप से कभी भी आ रहे हैं। इस कारण बहुत विनाश हो रहा है और अपने कार्यों का फल मानवों को झेलना पड़ रहा है। वनोन्मूलन से वातावरण में गर्मी बनाए रखने वाली गैसों की मात्रा बढ़ जाती है, जिस कारण यह सब परिवर्तन हो रहे हैं। क्योंकि अब हम जान चुके हैं कि वनों की आवश्यकता क्यों है, अब हम यह देखते हैं कि इनका संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है। जंगलों का संरक्षण के लिए पूरा समुदाय एकजुट होकर मेहनत कर सकता है। अगर हम अपनी आबादी पर नियंत्रण लाएं और पेड़ों को काटना कम करें तो इससे सबसे ज्यादा लाभ हमें खुद होगा।
उसके अलावा सरकार भी ऐसे अन्यत्र कदम उठा सकती है जिससे जंगलों को बचाने में हम सफल हो सकते हैं। सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम है प्रोटेक्टेड एरिया यानी संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना। यह 3 प्रकार के होते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव अभयारण्य, यहाँ पे जानवर बिना किसी बाहरी बाधा के रहते हैं। दूसरा प्रकार है नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान। यह जगहें जानवरों के लिए खाली छोड़ी जाती हैं ताकि वह स्वतंत्रता से रह सकें। और तीसरा और आखिरी प्रकार है बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैव आरक्षित क्षेत्र। यह बड़े इलाके होते हैं जहाँ पे वन्य जीव, पौधे और जंतु संसाधन और उस क्षेत्र में पाई जाने वाली आदिवासी जातियां पारंपरिक रूप से साथ में रहती हैं। इनमें से कहीं पे भी बाहर के मनुष्यों का कोई भी लेन देन नहीं होता है। ऐसी जगहों पे जीवन 2 भागों में बांटा जा सकता है, फ्लोरा यानी वनस्पति और फौना यानी पशु वर्ग या प्राणी सृष्टि। एंडेमिक स्पीशीज या स्थानिक प्रजातियां ऐसी प्रजातियां होती हैं जो कि केवल एक स्पष्ट व सीमित स्थान या दायरे में ही पाई जाती हैं। इनका एक उदाहरण है यह जायंट स्क्विरल यानी विशाल गिरहरी। यह केवल पंचमढ़ी बायो रिजर्व में ही पाई जाती है। इस प्रकार की प्रजातियों को ज्यादा खतरा होता है क्योंकि ये बाहर कहीं भी जीवित नहीं रह पाती। और कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जिनकी संख्या इतनी कम है कि वह विलुप्त होने की कगार पे हैं। ऐसे कुछ प्राणी हैं ब्लैक बक, व्हाइट आइड डियर यानी सफेद आंखों वाला मृग, एलिफेंट यानी हाथी, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्श क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, पाइथन यानी अजगर और डायनासोरस यानी गेंडा। अब हम देखते हैं कि माइग्रेशन यानी प्रवास या स्थानांतर क्या होता है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि विपरीत परिस्थितियों में बचने के लिए हर साल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रवास कहते हैं। पिंक फ्लेमिंगो नाम की चिड़िया हर साल भारत आती है। वनोन्मूलन की वजह से कई पशुओं और पौधों की प्रजातियां खतरे में हैं। यह अपने हैबिटेट यानी अभयारण्य खत्म होने के कारण विलुप्त होने के संकट में है। रेड हैंडबुक एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें विलुप्त हो रही प्रजातियों के बारे में जानकारी होती है। इन प्रजातियों को बचाने का एक माध्यम है डिफॉरेस्टेशन यानी वनीकरण। इसमें हम पौधों का आरोपण कर जंगलों को फिर से स्थापित करते हैं। इसके अलावा हम कागज अथवा अन्य चीजों को रिसाइकिल कर अपने वातावरण और वनों की रक्षा करने की कोशिश कर सकते हैं। एंडेंजर्ड स्पीशीज यानी विलुप्त होने वाले प्राणी अपने जगह और भोजन के विनाश के कारण इस संकट में आ पड़े हैं और इसका सबसे बड़ा कारण मानव क्रियाएं हैं। हमारा वातावरण सभी प्राणियों पर निर्भर करता है और इनके अनियमित घटने या बढ़ने से इस पे गहरा प्रभाव पड़ता है। अर्थात अगर मानव को अपने जीवन को भी संभालना है तो सबसे पहले इसको सबके साथ चलना पड़ेगा और सारी प्रजातियों की रक्षा करनी पड़ेगी। अब हम इकोसिस्टम यानी पारितंत्र के बारे में विस्तार में पढ़ते हैं। किसी भी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव अजैव घटकों जैसे जीवाणु, भूमि, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी पारितंत्र का निर्माण करते हैं। किसी भी पारितंत्र में सारे जीव तथा अजैव घटक एक दूसरे पर तो निर्भर होते हैं, पर कोई भी पारितंत्र किसी भी बाहरी सत्ता पर निर्भर नहीं करता। इसमें बाहरी फेरबदल के कारण हानि भी हो सकती है।
अब हम अपने देश के कुछ प्रसिद्ध संरक्षित क्षेत्रों के बारे में कुछ नई जानकारी हासिल करते हैं। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास यानी शरण भी स्थित है। यह इन वनों में मनुष्य की गतिविधियों के प्रागैतिहासिक प्रमाण है, जिससे हम आदि मानव के जीवन का यापन के बारे में पता चलता है। चट्टानों के इन मानव आवासों में कुछ पेंटिंग कलाकृतियां भी मिलती हैं। पंचमढ़ी जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र में 55 चट्टान आवास की पहचान की जा चुकी है। जंतु एवं मनुष्य को इन कलाकृतियों में लड़ते हुए, शिकार, नृत्य एवं वाद्य यंत्र को बजाते हुए दर्शाया गया है। आज भी अनेक आदिवासी जंगल में रहते हैं।